हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ इरेज। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप उस पार्ट को देख लो, क्योंकि उसके बिना आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में डाल दूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सातोरू की जब आँख खुलती है तो वह एक स्कूल के सामने होता है और ख़ुद एक छोटे बच्चे के रूप में। वो अपने आसपास देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। क्लास में जब टीचर आते हैं तो वो कहते हैं कि आज मंडे है और हर बार की तरह कायो फिर से लेट है। सातोरू सोचता है, रिवाइवल, वो भी 18 साल पीछे, इतना पीछे क्यों? उसे अचानक से अपनी माँ की याद आती है और फिर वो जल्दबाजी में वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो माँ माँ चिल्लाता है। एक लड़की जो कि कायो है वो उसे देखती है। वो भागते भागते घर आता है। उसे अभी भी टेंशन है, उसकी माँ कहाँ है, उन्हें क्या हुआ। अंदर जाकर देखता है टेबल पर उसके लिए खाना रखा है। अब मानो उसके सांस में सांस आई। अपनी माँ का इंतज़ार करते करते वो कमरे में जाकर सो जाता है। नींद खुलती है तो देखता है उसकी माँ उसके लिए डिनर बना रही है। अपनी माँ को खोने के बाद फिर से उनसे मिल पाना कोई आम बात नहीं है। वो बहुत ही भावुक हो जाता है। इस बार अपनी माँ के खाने की तारीफ़ करता है। आंसू तो जैसे उसकी आंखों से बहने ही वाले हैं। ये खुशियों के पल जो वो पहले अच्छे से नहीं जी पाया, इस बार वो उसे जाने नहीं देगा। सातोरू की माँ उसे कहती है, सुबह तुम्हारे खिलौने को लेकर हमारी बहस हो गई थी, लेकिन अब तो मानो तुम्हें कुछ याद ही नहीं। ये खिलौने वाला पार्ट को आप याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आपको कहानी के आगे ये पता चलेगी। सातोरू सिर्फ माफ़ी मांगता है। वो अपनी माँ के साथ बिताए पल को दोबारा से खोना नहीं चाहता। अगले दिन स्कूल जाने टाइम सातोरू सोचता है, माँ को बचाने का राज 18 साल पीछे है, पर ऐसा क्यों? आज 16 फरवरी है। कहानी के बीच के डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिए कीजिए। वो कायो को देखता है और उसे याद आता 18 साल पहले किडनैपिंग केस में इसकी भी मौत हो गई थी। वो सोचता है कि 18 साल पीछे आने का मतलब मुझे कायो की मौत को भी बचाना होगा, लेकिन उसे तो वो ठीक से जानता भी नहीं। उसे तो मालूम भी नहीं कि उसकी मौत कब और कैसे हुई थी। उसे उसकी मौत की तारीख भी नहीं पता, तो वो उसकी मौत को कैसे बचाएगा? सातोरू पूरे क्लास के टाइम कायो को देखता रहता है और उसे उसके पैर पर निशान दिखते हैं। निशान देखकर वो सोचता है, आखिर ये क्यों है? उसका एक क्लासमेट सातोरू के इस बर्ताव को पूरा समय नोटिस कर रहा था। उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं, तुम कायो को पसंद करती हो क्या? पूरे क्लास तुम उसे ही घूर रहे थे। सातोरू को याद आता है उसका एक और फ्रेंड हिरोमी, किडनैपिंग में उसकी भी मौत हो गई थी। सातोरू ने बोलता है, हाँ, कुछ समय से कायो मेरे दिमाग में है। जिस पे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सेटिंग्स हम करा देंगे। सातोरू कायो से फ्रेंड बनने के लिए पूछता है, लेकिन कायो साफ मना कर देती है। वो सातोरू से कहती, क्या तुम बुद्धू हो? तुम्हें मेरे बारे में अच्छा ही क्या लगा जो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? फिर वो कहती, अच्छा, मुझे अब समझ में आया, तुम भी बस मेरी तरह दिखावा करते हो। तुम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हो। क्या तुम सच में अपनी माँ से इतना प्यार करते? सातोरू जिस पे कहता है, हाँ, मैं सच में अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। इस पर कायो कहती, अगर तुम मुझसे सच में दोस्ती करना चाहते हो तो मेरे लिए क्या तुम किसी का खून कर सकते हो? कायो के शब्दों का मतलब सातोरू उस वक्त समझ नहीं पाता है। सातोरू अपने फ्रेंड केन्या से मिलता है, जो उसे कहता है, कायो से दोस्ती करना शायद तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो उससे एक ऐसे पढ़ने को कहता है जो कायो ने स्कूल मैगजीन के लिए लिखा था, ऐसा शहर जहां सिर्फ मैं गई हूँ। इस निबंध में कायो ने अपनी फीलिंग्स को लिखा था। जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी और बिना किसी रोक टोक कर कहीं भी जा सकती हूँ, तो मैं यहाँ से बहुत दूर एक टापू पर जाना चाहती हूँ। ऐसी जगह जहाँ कोई दुख तकलीफ ना हो। ऐसी जगह जहाँ बड़े बच्चे, टीचर, दोस्त और मेरी माँ कोई भी ना हो। उस टापू में मैं जब चाहूँ पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, जब चाहूँ तैर सकती हूँ और जब चाहूँ सो सकती हूँ। ये निबंध ये साफ बता रहा था कि कायो किसी से मदद की गुहार कर रही थी। अगले दिन सातोरू कायो से फिर से दोस्ती करने को बोलता है। कायो बोलती है, तुम अच्छे बनने का ड्रामा करते हो। सातोरू इस बात को ठुकराता नहीं है। वो बचपन से ही दोस्त बनाने में बहुत बुरा था, इसलिए वो अच्छा रहने की कोशिश करता था, खुश दिखने की कोशिश करता था, ताकि लोग उसे पसंद करें। सातोरू कायो को अपने बर्थडे के लिए इनविटेशन कार्ड देता है और उसे आने के लिए कहता है। उसका बर्थडे 2 मार्च को था।
कायो पूछती है, तुम्हें हाथ में ठंड नहीं लग रही? वो उसका हाथ पकड़ती है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। सातोरू को याद आता है, ये वही जगह है जहाँ मैंने कायो को आखिरी बार देखा था। तो वो किडनैप कब हुई? किडनैपिंग मार्च में होना शुरू हुई थी और 5th क्लास में सभी बच्चों की उम्र 11 साल होती है, लेकिन कायो की मौत 10 साल में हुई थी। इसका मतलब उसके जन्मदिन से पहले ही उसकी मौत हुई थी। तो मुझे ये पता करना होगा कि उसका बर्थडे कब है, ताकि कायो की किडनैपिंग कब से कब तक के बीच में हुई होगी उसका आइडिया मुझे मिल सके। अगले दिन सातोरू कायो का इंतज़ार करता रहता है। जब कायो क्लास में आती है तो वो सबके सामने उसे चिल्लाकर पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है, लेकिन कायो उसे कुछ नहीं कहती और पूरी क्लास उसे चिढ़ाती है कि ये देखो दोनों खुल्लम खुल्ला फ्लर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कायो तो अपना जन्मदिन बताती नहीं, इसलिए सातोरू अपने क्लास टीचर याशिरो से मदद मांगने चला जाता है। वो उनसे पूछता है कि कायो के जन्मदिन क्या है। कायो का बर्थडे भी सातोरू के साथ ही 2 मार्च को था। शायद इसलिए कायो सबके सामने अपना जन्मदिन बताने में हिचकिचा रही थी। पहली किडनैपिंग मार्च में शुरू हुई थी और कायो की मौत उसके जन्मदिन से पहले। इसका मतलब सातोरू को अब पता है कि कायो का अपहरण 1 मार्च को हुआ था। टीचर सातोरू से कहते हैं, कायो को दोस्तों की ज़रूरत है, इसलिए तुम उसके साथ ही अपना बर्थडे मनाना। 1 मार्च को अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। इसका मतलब किडनैपर अब उसके आसपास आने की कोशिश करेगा। सातोरू को अब ज़्यादा से ज़्यादा समय कायो के साथ रहना चाहिए। वो उसे ढूंढते ढूंढते कायो के घर जाता है। कायो का सामान बाहर बिखरा होता है और कायो एक स्टोर रूम में नीचे पड़ी रहती है। उसके पूरे बदन पे चोट के निशान थे। सातोरू उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कायो की माँ उसे रोक लेती। जब सातोरू उससे निशान की वजह पूछता है तो कायो ये कहकर टाल देती है कि गिरने के कारण लगी है और फिर उसकी माँ उसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन कायो अपनी चोट के साथ बाहर पार्क में बैठकर रो रही होती है। आज की तारीख 22 फरवरी मंडे और कायो फिर से क्लास के लिए लेट है। सातोरू अपने क्लास टीचर याशिरो को सब कुछ बताता है कि कायो हर दिन मंडे को लेट क्यों आती है, क्योंकि उसकी माँ सैटरडे के दिन उसे खूब पिटती है और उसे निशान जाने का इंतज़ार करना पड़ता है। क्लास टीचर उससे बोलते हैं, मुझे शक था, इसलिए मैंने पहले ही CPS चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस, जो कि बाल शोषण के मामलों को देखते हैं, उन्हें खबर कर दिया है, लेकिन कायो की माँ घर पर रहती ही नहीं, जिसके कारण हम उनका इंटरव्यू नहीं ले पा रहे हैं। टीचर सातोरू से कहते हैं, लेकिन ये सब खत्म होने के बाद कायो वहाँ पर नहीं रह पाएगी। लेकिन सातोरू को सिर्फ उसकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए कायो अगर वहाँ नहीं भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कायो जिंदा है तब तक सब सही है। कायो और सातोरू लंच के लिए पैसे जमा करते हैं, लेकिन बाद में सातोरू बोलता है कि मेरे पैसे गुम हो गए। उनकी क्लासमेट बोलती है, पक्का ये किसी ने चोरी की है और पूरे क्लास के बैग्स को चेक किया जाए। पैसे कायो के बैग से निकलती है, जिसके बाद पूरा क्लास ये बोलकर मजाक बनाता कि कायो गरीब है इसलिए उसने चोरी की। कायो बहुत रोती है, लेकिन सातोरू पूरी क्लास को शांत कराकर कायो की साइड लेता है और ये कहता है कि जानबूझकर किसी ने कायो को फंसाया है। टीचर भी कहते हैं क्योंकि कायो और सातोरू साथ में पैसा जमा कर रहे थे, इसलिए कायो के पास पैसे मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कायो सातोरू को शुक्रिया कहती है। वो उसे बोलती है कि वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। एक बार मुझे क्रिसमस ट्री देखने के लिए बुलाया था, लेकिन असलियत में वो मुझे नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन वो ट्री सच में बहुत सुंदर थी। सातोरू अपनी माँ से कहता है कि सैटरडे को मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाने वाला हूँ, लेकिन उसके फ्रेंड्स मना कर देते हैं ताकि कायो और सातोरू अकेले डेट पर जा सके। सातोरू कायो को सैटरडे को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन क्योंकि कायो की माँ सैटरडे को उसे जल्दी घर बुलाती है, वो मना कर देती। सातोरू खुद उसकी माँ से बात करने के लिए चला जाता है। कायो की माँ उसे ये बोलकर मना कर देती कि सैटरडे को कायो घर पर मेरी मदद करती है। सातोरू कहता, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा, उसके बाद तो आप जाने दोगे इसे। कायो भी कहती है, हाँ मैं बाहर जाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कायो को धक्का देती है। वो अपना हाथ उठाने वाली होती ही है कि सातोरू की माँ सही समय पर आकर उन्हें रोक लेती और वो उसे समझाती है, जिसके बाद कायो की माँ उसे घर के अंदर ले जाती। सातोरू की माँ उसे कहती है, अगर तुम उसकी मदद करना चाहते हो
तो अब बीच में हार मत मानना, आखिर तक आगे बढ़ते रहना। 27 फरवरी सैटरडे। सातोरू कायो को लेकर एक पहाड़ पर जाता है और एक बड़े से पेड़ को दिखाकर कहता, ये देखो क्रिसमस ट्री। कायो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन कायो के शरीर पर निशान नहीं होता, जिसे देखकर सातोरू पूरे क्लास के सामने बोलता, कायो तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। सातोरू सोचता है, कायो की मौत 1 मार्च को हुई थी। अगर मैं उस मौत को रोक पाऊँ तो उसके बाद के सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी माँ की जान नहीं जाएगी और यूकी, जो अब से 18 साल तक जेल में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है, वो भी बच जाएगा। 1989 में इस मर्डर और किडनैपिंग केस में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सातोरू को विश्वास था कि वो बिल्कुल निर्दोष है। 1 मार्च वो दिन जो सातोरू के पिछले लाइफ में कायो की मौत का दिन था। कायो अकेली रहा करती थी, इसलिए खूनी ने उसे अपना निशाना बनाया, लेकिन इस बार नहीं। सातोरू आज का पूरा दिन कायो के साथ बिताता है। घर छोड़ने के टाइम वो उसे अगले दिन फिर से मिलने का वादा करता है। अपने पहले लाइफ में 1 मार्च को सातोरू ने कायो को अकेले पार्क में देखा था, लेकिन उस वक्त बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले वो वहाँ से चला गया था। लेकिन इस बार वही गलती वो दोबारा दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए इस बार कायो के साथ वो समय बिताता है, उसकी माँ से परमिशन लेता है। 12 बजने तक सातोरू कायो के घर के बाहर इंतज़ार करता है। 12 बजने के बाद सातोरू को ऐसा लगता जैसे उसने इतिहास बदल दिया और कायो की जान बचा ली, और वो बहुत खुश हो जाता है ये सब के लिए। 2 मार्च सातोरू और कायो का जन्मदिन मनाया जाता है। कायो पहली बार अपने दोस्तों के साथ थी और सातोरू भी पहली बार अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था। दोनों के लिए ये सब चीज़ें पहली बार थी, इसलिए दोनों काफ़ी खुश रहते हैं। कायो अपने गिफ्ट्स को देखकर बहुत ही भावुक हो जाती है। सातोरू उसे गिफ्ट के तौर पर ग्लव्स देता है। पूरे दिन बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सातोरू कायो को उसके घर छोड़ने जाता है। कायो उसे रोककर वादा करती है कि वो अगले दिन उसका गिफ्ट उसे पक्का देगी। जाते वक्त वो उसे कहती है, कल मिलते हैं। सातोरू कई समय के बाद चैन की नींद सोता है। उसे ऐसा लगा मानो उसके माथे पर से बहुत भारी बोझ उतार दिया गया है और अब सब कुछ सही हो जाएगा। अगले दिन 3 मार्च को सातोरू बहुत खुश है ये सोचकर कि कायो अब सही सलामत है और जिंदा है। लेकिन कायो अपने क्लास के लिए फिर से लेट होती है। कायो का इंतज़ार सातोरू पूरा दिन करता रहता है, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी दिखी ही नहीं।